फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा वीडियो का आखिरी पार्ट रहेगा, हमारे चैप्टर का आखिरी पार्ट रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल का, जो कि है पार्ट 4। तो आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा, एक बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो क्या है मेटलर्जी, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बहुत सारे बच्चे इसे बहुत ज्यादा बोरिंग और बड़ा चैप्टर मानते मानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को ये जो चैप्टर है आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि हम इसको डायग्राम्स के माध्यम से प्लस में डिफरेंसेस के माध्यम से भी समझेंगे। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो आपको लोगों को पता है, मेटल एंड नॉन मेटल है, और पार्ट 4 हम वीडियो का पार्ट 4 देख कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, एक हमारे जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, मेटलर्जी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेटलर्जी। मेटलर्जी से क्या मतलब होता है? मेटलर्जी का बेसिकली मतलब होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल को क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मेटल को बाहर निकाला जा रहा है। तो मेटल में हमारे पास थ्री टाइप्स हम पढ़ते हैं। मेटलर्जी में हमारे पास थ्री टाइप्स आती है, एक होती है मिनरल्स, सेकंड इज ओर एंड थर्ड इज गैंग। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमने जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा, तो हमारी जो अर्थ है वो किससे मिलकर बनी है? तीन लेयर से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो होता है हमारे सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसके बाद मेंटल और फिर कोर। तो ऐसे ही जो एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से होता है। तो जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कहां से मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, यानी जो सर्फ से ऊपर वाली लेयर होती है वहां से हमें क्या मिलता है? मिनरल। और जो ओर होता है वो कहां से मिलता है? वो मिलता है जो जिसके अंदर मेटल की जो मात्रा हो जाती है वो क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, उसे हम ओर बोलते हैं। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, उसकी जरूरी नहीं कि उसके अंदर मेटल की मात्रा ज्यादा ही हो, लेकिन जो ओर होते हैं उसके अंदर मेटल की मात्रा क्या होगी? जो मेटल की क्वांटिटी होगी या कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, जो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स हैं, जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते। यही मैंने बात बताई कि सारे जरूरी नहीं कि सारे के मिनरल्स के अंदर मेटल की प्रेजेंस हो ही, एक्सेस प्रेजेंट हो। उसको थर्ड हमारे पास जो टॉपिक थर्ड जो है मेरे पास वो क्या है? गैंग। गैंग क्या होता है? सैंडी एंड मडी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। देखिए, कभी भी आप किसी चीज को मिट्टी से बाहर निकालेंगे, जमीन के अंदर से, धरती के अंदर से बाहर निकालेंगे, तो उसके जो जितना नीचे वो रहेगा, उस जितना नीचे वो दबा रहेगा, उसके पास मिट्टी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, बिल्कुल। वो जितना नीचे होगा उसके अंदर मिनरल्स भी जो होंगे, उसके अंदर हमारे पत्थर होंगे, रॉक्स होंगी, और भी स्टोन्स वगैरह भी होंगे। तो जब हम उसको निकालते हैं तो वही कहा, सैंडी एंड मडी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर, की ओर के अंदर जो सैंडी और मडी, सैंडी और मली यानी जिससे रेतीला और जो गंदा, जो रेतीली और जो मिट्टी पड़ी होती है, जो मिट्टी पड़ी होती है उस वो ओर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, की रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से हम ऐसे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था कि हमारे पास होता है एक हाई, फिर मीडियम, फिर लो। तो लो की बात करते हैं। लो में हमारे पास जो होता है, जैसे कॉपर और सिल्वर है। क्या है? कॉपर और सिल्वर है, हीटेड अलोन। इसको आप थोड़ा सा गर्म कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या दे देंगे? मिनरल से दे देंगे, निकाल देंगे, मेटल से निकाल देंगे बाहर। ऐसे ही जो मेरा मीडियम है, जो मीडियम यानी रिएक्टिव मीडियम का मतलब मीडियम रिएक्टिव सीरीज के बीच में जाता है, जैसे कि जिंक, आयरन और लेड। इसको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। कार्बन के बिना ये नहीं कर सकते, थोड़ा सा इनको कार्बन दिया जाएगा तो ये मेटल्स बाहर निकाल देंगे। उसे होते हैं हाई। हाई यानी हाई रिएक्टिविटी, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनको क्या करना पड़ता है? ये जो होते हैं बड़े ही सख्त होते हैं, इनको देना पड़ता है बिजली के झटके, यानी क्या देना होगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसके साथ हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से होता है मेटलर्जी का प्रोसेस। तो मेटलर्जी के प्रोसेस में हमने पढ़ा इन तीन वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एक था मिनरल, और गैंग। तो मिनरल हमने पढ़ा, मिनरल कहां से मिलते हैं? हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। और जो होते हैं वो कहां से मिलते हैं? उनके अंदर और कहां से मिलते हैं? और भी हमें मिनरल के नीचे से मिलते हैं, लेकिन और के अंदर जो होती है, जो मेटल होते हैं उनकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। जो गैंग होता है मेरा, वो कहां से मिलता है? वो मिलता है मुझे जहां पे रेतीली, जहां पे चीजें ज्यादा होंगी, जहां पे रेतीलापन ज्यादा होगा, रेतीला वगैरह है, तो वो सब बोलते हैं गैंग। तो इन चीजों शब्दों का ध्यान रखिए। और रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में अगर लो है तो उनको क्या चाहिए? थोड़ी सी हीट चाहिए, वो दे देंगे मेटल। और दो मेरे मीडियम है, वो क्या करते हैं? उनको क्या चाहिए? उनको कार्बन चाहिए। कार्बन जैसे उन्हें मिले, कार्बन के साथ जैसे भी रिएक्ट करेंगे तो भी वो निकाल देंगे मैटर। ऐसे ही जो मेरे पास तो थर्ड हो क्या? हाई। अगर हाई वाले हैं तो उनको क्या चाहिए? बस इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली के झटके देंगे तो वो ऑटोमेटिकली
मेटल को या मिनरल्स को बाहर निकाल देंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मेटल का। अब हम बात करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ आप लिख भी लीजिए, इंपॉर्टेंट, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंस पढ़ते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। रोस्टिंग होता है डन फॉर सल्फाइड ओर्स, डन फॉर सल्फाइड ओर्स। इनके अंदर क्या होता है, सल्फाइड ओर्स होते हैं। क्या होते हैं, सल्फाइड ओर्स की प्रेजेंस में होते हैं, और ये होते हैं कार्बोनेट ओर की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होते हैं, कार्बोनेट ओर की प्रेजेंस में होते हैं। दूसरा इनमें ये क्या होता है, रोस्टिंग जो होता है उसके लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। क्या चाहिए, एयर चाहिए। बिना एयर के रोस्टिंग कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, उसके अंदर एयर चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो कैल्सिनेशन होता है उसके अंदर एयर की जरूरत नहीं होती, वहां पे हम क्या करते हैं, एकदम बंद चीज में जहां पे एयर की मात्रा जो है या तो ना के बराबर हो या थोड़ी हो, लिमिटेड का मतलब थोड़ी हो या फिर ना ही हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग में हम एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है ZnS प्लस 3O2, ZnS प्लस 3O2 को जैसे मैंने क्या करा, हीट करा, ZnS प्लस 3O2 को जैसे हीट करा तो क्या दे दिया मेरे पास उसने, 2ZnO प्लस SO2। SO2 के ऊपर ये जो एरो ये क्या बता रहा है कि हीट क्या है, बाहर निकल रही है, हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। उसके बाद जो कैल्सिनेशन है उसके अंदर मेरी रिएक्शन है ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट को जैसे मैंने हीट करा तो ये दो में क्या होगा, ब्रेक हो गया, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होती है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। ये हम बात करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के डायग्राम की। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये रोस्टिंग का है, और ये डायग्राम जो है कैल्सिनेशन का है। आइए समझते हैं क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम जब भी आप बनाए तो इस इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप डायग्राम बनाए तो जब आप रोस्टिंग का बनाए तो यहाँ पे आप क्या बनाए, दो तीन पाइप बनाए, और यहाँ पे भी एक छोटा सा होल रखे। होल रखने का मतलब क्या है, ताकि एयर क्या हो, अंदर आए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रोस्टिंग के अंदर क्या चाहिए, एयर चाहिए। अगर एयर उसको नहीं मिलेगी तो रोस्टिंग वो कर ही नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे हीट आती रहेगी तो क्या हो जाएगा, और हीट क्या हो रही है, आने का मतलब ये नहीं कि हीट अंदर ही रह जाए, हीट बाहर भी जाती रहे। नहीं, इस कहने का मतलब क्या है कि ये आए और फिर बाहर जाए, आती और जाती रहे। तो जब ये हीट अंदर आई तो जैसे एयर जो है अंदर आई तो हीट मिली, क्या मिली, हीट मिली। हीट जैसे ही मिली तो क्या होगा, सल्फर और गर्म हुआ, सल्फर और गर्म हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाई ऑक्साइड से होकर बाहर निकल गया। ऐसी सेम डायग्राम में जो कैल्सिनेशन का डायग्राम है उसके अंदर क्या हुआ, जो मेरे को क्या बनाना है, जब डायग्राम आप बनाए तो एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि ये हमेशा क्लोज्ड पैक होगा। क्या होगा, क्लोज्ड पैक, इसमें कहीं से भी खाली नहीं रखना है। एक है क्लोज्ड पैक है। जब क्लोज्ड पैक बताएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैल्सिनेशन के अंदर एयर की प्रेजेंस नहीं होती, कैल्सिनेशन के अंदर एयर की प्रेजेंस, कैल्सिनेशन के अंदर एयर की प्रेजेंस नहीं होती। तो जब कैल्सिनेशन के अंदर एयर की प्रेजेंस ही नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मेरा जो, जैसे मैं इसको हीट करता हूँ, हीट करता हूँ, हीट करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, बाहर रिलीज कर देता है। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। लेकिन कैल्सिनेशन रोस्टिंग का एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। देखिए रोस्टिंग में हमेशा क्या आते हैं, एस वाले रोस्टिंग में हमेशा याद रखना, एस वाले आते हैं, और कैल्सिनेशन में हमेशा सी वाले आते हैं। रोस्टिंग में जो एस वाले आते हैं, एस वाले से यानी सल्फर ओर्स, क्या आते हैं, सल्फर ओर्स। सल्फर और आएगा तो एयर चाहिए। कैल्सिनेशन में सी वाले यानी कार्बोनेट और, कार्बोनेट और आएगा तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये मेन डिफरेंस आप याद रखें, डायग्राम के बनाने से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रोस्टिंग होता है हमेशा ओपन डायग्राम, उसका डायग्राम क्या होता है, ओपन होगा। ओपन का मतलब नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ कई जगह छोड़ी जाती है ताकि जो एयर को प्रॉपर अंदर आ सके। लेकिन कैल्सिनेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, कैल्सिनेशन के अंदर कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाती। आइए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो इसी से रिलेटेड, वो थर्मिट रिएक्शन की बात करते हैं। क्या करते हैं, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन कौन सी होती है, Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करूंगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा। तो मेरे पास बनता है, क्या बनता है, आयरन जो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और Al2O3 और S और प्लस सी। Al2O3 जो है वो सॉलिड बन जाता है यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके बाद हीट बाहर निकल जाती है। इसका सिंपल आप यूज समझे, सिंपल एग्जांपल से समझे कैसे। आप लोगों ने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, क्या देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स देखे। रेलवे ट्रैक्स पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे के ट्रैक्स है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स क्या हो जाते हैं, बीच में से टूट जाते हैं। तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, वहां पर ये इसका यूज किया जाता है, थर्मिट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये लोहे को क्या कर सकता है, पिघला सकता है। क्या है, लोहे को पिघला सकता है। लोहे को पिघला के उसके अंदर डाला जाता है जहाँ पे वो चीज टूटी होती है, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसका यूज क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, एक्सो का मतलब एग्जिट, यानी हीट करिए बाहर। तो मोल्टन आयरन होता है, मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में जो आयरन है, उसका यूज किया जाता है जोइन रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही गर्म होता है वो, ठीक है। तो ये थर्मिट रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, वो क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसको डायग्राम सबसे पहले आपको समझना क्या डायग्राम, अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो फिर सब कुछ समझ आ गया, अगर आपको डायग्राम नहीं समझ आया तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा आपको। डायग्राम को समझिए, डायग्राम में क्या कह रहा है वो मेरे पास, डायग्राम में वो मेरे पास कह रहा है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक बीकर लिया, क्या लिया, बीकर लिया। इसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखा। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है किस कलर में होता है, ब्लू कलर में, तो वो ब्लू कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने उसके अंदर दो रोड डाली, इलेक्ट्रोलाइट दो रोड डाली, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। तो जो कैथोड रोड है उसको हमने, कैथोड रोड जो है वो हमने पतली से दिखाई, पतली रोड होती है कैथोड की और मोटी रोड किसकी है, एनोड की, ठीक है। इसके अंदर डाला और फिर एक हमने क्या लिया, एक बैटरी ली, क्या लिया हमने, एक बैटरी ली। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, हमने पढ़ा बैटरी हमेशा दो ही टर्मिनल होते हैं, तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ध्यान से समझिए हमने क्या क्या, हमने एक बीकर लिया, हमने सॉल्यूशन डाला, तो हमने क्या करा, जो मेरा ये था क्या है, एनोड, एनोड को क्या करा मैंने, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और जो कैथोड था उसको क्या कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि क्या हो सके, जो एनोड है उसके नीचे क्या इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज का मतलब जो गंध है, सैंडी है, मडी है, वो क्या हो सके, डिपोजिट हो सके, वो वहां पे इम्प्योरिटी नीचे आ सके, उसे हम बोलते हैं एनोड मड। जहां पे भी इम्प्योरिटी आएगी वो उसे हम बोल देंगे एनोड मड। एनोड के नीचे आ रही है एनोड मड, अगर कैथोड के नीचे आएगी कैथोड मड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हमेशा एनोड के नीचे ही इम्प्योरिटी आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, बोर्ड में डायग्राम बनाते समय भी, जब आप बोर्ड में अगर आपके एग्जाम में आता है ये, तो जब आप डायग्राम बनाए तो इस चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। उसका तो कॉपर में क्या हो रहा है, ये जो होते हैं क्या है, कॉपर इज डिपोजिटेड, कॉपर क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है कैथोड पे, कॉपर के जो पार्टिकल्स हो क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहे हैं कैथोड पे। तो इस टाइप से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम समझते क्या है ये। तो एनोड में मेरे पास क्या हो रहा, कॉपर ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, कॉपर ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, पॉजिटिव है तो लूज कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, छोड़ दिए तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, इंप्योरिटीज आने लग जाएंगी, इंप्योरिटीज आ जाएंगी। और कैथोड ने, यानी कैथोड ने क्या करा, जो कैथोड रोड है उसने क्या करा, कॉपर को ले लिया, कॉपर को ले लिया। जब कॉपर को उसने लिया तो दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इसलिए इसमें क्या होगा, कॉपर डिपोजिट होने लग गया कैथोड के ऊपर। तो ऐसे हमने कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एसिडिफाइड, हमने CuSO4 को क्या करा, एसिडिफाइड यानी उसको बढ़ा दिया। एनोड मड, एनोड मड क्या होता है, इम्प्योरिटी सेटल बिलो द एनोड रोड, जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होती है, सेटल बिलो द एनोड रोड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। जो हमारा एथोड कैथोड होता है और जो एनोड होता है, जो एनोड होता है उसके नीचे क्या आ जाते हैं, इंप्योरिटीज आ जाती है। इंप्योरिटीज क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है, लूज करने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है, इंप्योरिटीज आती है। लेकिन जो कैथोड होता है उसके इंप्योरिटीज नहीं होती, जो कैथोड क्यों, क्योंकि जो कॉपर होता है वो क्या होता है, कैथोड से जाके चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो इस वजह से उसके अंदर इंप्योरिटी नहीं होती। बोर्ड में डायग्राम बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी गलती से एनोड के नीचे इंप्योरिटीज ना बना के कैथोड के नीचे अगर इंप्योरिटीज बना दी तो आपके मार्क्स कट गए। इस चीज का ध्यान रखना। ये डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट से आप एकदम नोट कर लें इसको, और इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी डायग्राम को, ठीक है। और इसी तरीके से आप एग्जाम के अंदर बनाएंगे तो आपको इस डायग्राम के अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारे, और लेबलिंग ध्यान रखें, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एरो गलत ना कहीं आपने एनोड को नेगेटिव से जोड़ दिया और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो भी, तो एरो को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसके बाद एक बार नोट कर लें, इसकी हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कोरोजन और एलओए से रिलेटेड। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, कोरोजन और एलओए, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कोरोजन क्या होता है, रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना, रस्ट होने का मतलब यानी आयरन पे, लोहे पे हमने देखा है जंग लग जाती है, लोहे पे जंग लगने का मेन रीजन क्या है, रस्टिंग होती क्यों है, दो ही कारण से हो सकती है, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों चीजों की जरूरत होगी, दो चीजों की जरूरत होती है, किसकी 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 किसकी, एक होती है एयर की और एक होती है ऑक्सीजन। एयर और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं किसी भी मेटल के साथ या कोई भी किसी मेटल की आयरन के साथ, तभी वो क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। उसका होता है सिल्वर, हमने देखा है सिल्वर कई बार जो होता है वो ब्लैक से क्या हो जाता है,
काला हो जाता है। जो चांदी होती है, जो सिल्वर होता है, वो क्या होता है, काला हो जाता है, काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ऐसे जो हमारा कॉपर होता है, हम लोग हमने देखा है कि वो ग्रीन कलर का हो जाता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है ग्रीन कलर का? क्योंकि CO2 के कारण। क्या होता है, मोइस्ट CO2 के कारण। तो ये तो बात कर ली हमने कोरोजन की। कोरोजन का सिंपल सा मतलब समझे कि यहाँ पे जंग लग गया है। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसको बचा कैसे सकते हैं? सबसे पहले पहला जो मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन। आप क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। जो भी रस्ट हुआ है, जो भी रस्टिंग हुआ है, जैसे आयरन रस्ट हुआ है तो उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं ताकि उसको रस्टिंग से बचा सके। दूसरा क्या कर सकते हैं, पेंटिंग। पेंटिंग भी एक अनदर मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं रस्ट, आयरन को रस्ट होने से। एलोइस, एलोइस का मतलब क्या होता है? एलोइस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो क्या करते हैं, कोरोजन से बचाते हैं। कोरोजन का मतलब रस्टिंग से बचाते हैं। एलोइस क्या होता है, मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल का। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलोइस है, जैसे कि ब्रास। ब्रास किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से। Zn का मतलब जिंक और Cu का मतलब कॉपर। ब्रोंज किससे मिलकर बना है, कॉपर और टिन से। सोल्डर, सोल्डर आप लोगों ने देखा है, सोल्डर जो होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई चीज चिपकाने वगैरह के लिए, तारे वगैरह चिपकाने के लिए भी कर लेते हैं। तो किससे मिलकर बना है, लेड और टिन से। Pb का मतलब होता है लेड और Sn का मतलब इसको हम बोलते हैं टिन, TIN, टिन। ये सिंबल होता है टिन का। एमलगम, एमलगम क्या होता है, एनी एलोय कंटेनिंग Hg मरकरी। कोई भी एलोय, ध्यान रखिए, अगर किसी भी एलोय के अंदर अगर Hg आ रखा है यानी मरकरी आ रखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। तो ये चीज को ध्यान रखिए। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज किसमें होते हैं, बच्चे ज्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं वो किसमें होते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज के अंदर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ब्रास के अंदर ध्यान रखिए, ब्रास के अंदर मेरे पास होता है जिंक। क्या होता है, जिंक। लेकिन जो ब्रॉन्ज होता है उसके अंदर मेरे पास क्या होता है, टीन होता है। ऐसा नहीं होता है, ब्रॉन्ज के अंदर टीन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 3 आज यहाँ पे एंड होता है कंप्लीट। हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट था और भी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।